हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज प्रतियोगिता के कठिन दौर में लिखित परीक्षा के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास सही अप्रोच से कैसे पढ़ा जाए, यह सवाल लगभग सभी प्रतियोगी छात्रों के मन में हमेशा बना रहता है। हालांकि प्रतियोगी छात्रों के पास हिंदी साहित्य से संबंधित प्रामाणिक और वस्तुनिष्ठ किताबें ढेर सारी होती हैं। वे उनका कई बार अध्ययन भी करते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, फिर भी लगता है कि जो तैयारी है वो अधूरी सी लगती है। उनमें आत्मविश्वास की कमी भी होने लगती है, निराश भी हो जाते हैं। तो ज़रूरत पड़ती है कि कैसे सही अप्रोच, ट्रिक, मोटिवेशन के माध्यम से रणनीति बनाते हुए हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा जाए, ताकि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन किया जा सके। इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने हिंदी साहित्य का इतिहास सही अप्रोच से कैसे पढ़ा जाए एक लेक्चर सीरीज तैयार करने की कोशिश की है, जिसमें हम क्रमशः आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा ज़रूरत पड़ी तो भाषा विज्ञान, काव्य शास्त्र और अन्य जो कठिन टॉपिक्स हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम आदिकाल कालखंड को देखने की कोशिश करेंगे कि जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ें तो आदिकाल का अध्ययन कैसे करें। जब आदिकाल की चर्चा होती है तो एक चीज़ और देखने के लिए ज़रूरी हो जाता है, अगर आप सही अप्रोच से तैयारी करते हैं तो उसमें साहित्य इतिहास दर्शन, साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, साहित्य इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण की समस्या को भी देखना पड़ता है। इसके बाद आदिकाल की साहित्यिक विशेषताएं और प्रवृत्तियाँ, ये दोनों पॉइंट्स मिलाकर इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लगातार मेरे साथ बने रहेंगे और हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम हिंदी साहित्य का इतिहास सही अप्रोच से पढ़ें। पहले हम इसको लिखते हैं, ध्यान देने की ज़रूरत है। साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। इसको ब्रैकेट में साहित्य इतिहास भी लिखा जा सकता है और मैंने संधि पढ़ा दिया है, तो आप इसमें बताइए कि कौन सी संधि है, कमेंट्स कर ज़रूर बताइए। साहित्य इतिहास भी कहा जा सकता है। जब इसका अध्ययन करते हैं तो 3-4 पॉइंट्स दिमाग में ज़रूर आता है। पहला होता है दर्शन, इसको जोड़कर देखने की ज़रूरत है, साहित्य इतिहास दर्शन। फिर दूसरा जो सवाल आता है पद्धतियाँ। फिर तीसरा जो सवाल आता है लेखन की परंपरा, लेखन की परंपरा। और आखिरी जो सवाल है ये है काल विभाजन व नामकरण। ये 4 पॉइंट्स सामने उभर कर आते हैं। जितने भी आप साहित्य के इतिहास की किताबें पढ़ेंगे, जो प्रामाणिक हों या वस्तुनिष्ठ हों, सब में इस तरीके से दिया रहता है। लेकिन वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स की किताबें होती हैं तो कई बार उनको रटना पड़ता है। लेकिन आज हम इसको ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि साहित्य इतिहास दर्शन क्या है, साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं, साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा क्या है और काल विभाजन और नामकरण की समस्या क्या है और कहाँ से सवाल इन पर बनते हैं, उसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। ख़ास तौर से साहित्य इतिहास दर्शन से क्या तात्पर्य है, इसको समझने की ज़रूरत है। जिस प्रकार साहित्य की परंपरा का अध्ययन करने के लिए साहित्य इतिहास लेखन की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का अध्ययन करने के लिए दर्शन की ज़रूरत पड़ती है। इसी को ही साहित्य इतिहास दर्शन कहा जाता है। और इससे संबंधित जो प्रमुख सवाल आते हैं, खासतौर से पुस्तकों का नाम पूछा जाता है। उसमें सबसे जो फेमस पुस्तक है साहित्य इतिहास, साहित्य का इतिहास दर्शन। ये किताब कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है कि किसके द्वारा लिखी गई है या फिर उस राइटर का नाम पूछा जाता है। तो इसके लेखक हैं डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है, तो ये किताब कई बार परीक्षाओं में पूछी भी जाती है, चाहे वो लेखक के रूप में पूछी जाए चाहे किताब के रूप में। दूसरा जो प्रमुख सवाल आता है इससे कि साहित्य और इतिहास दृष्टि, साहित्य और इतिहास दृष्टि, ये किसकी किताब है? तो ये डॉक्टर मैनेजर पांडे द्वारा लिखी गई किताब है। इसको भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो अब ध्यान रखने की ज़रूरत है कि साहित्य इतिहास दर्शन से मुख्यतः 2 तरीके से ही सवाल पूछे जाते हैं, या तो किताब का नाम पूछ लिया जाएगा या फिर राइटर का नाम पूछ लिया जाएगा और विकल्प में किताब का नाम रहेगा। तो इससे आप इसको तैयार कर सकते हैं। अब हम देखते हैं जो दूसरा बिंदु है कि पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं।
तो मुख्य रूप से जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो 4 प्रवृत्तियाँ सामने आती हैं। उसमें पहली प्रवृत्ति जो है वो है वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति मतलब ऐसी पद्धति जिसमें कि वर्णों को आधार बनाया गया है। वर्ण मतलब अल्फ़ाबेटिकली A to Z से शुरू होते हैं, A से शुरू होगा और Z तक जो नाम रहेगा वो रहेगा। तो खास तौर से जब हिंदी में हम बात करते हैं तो क से शुरू होगा और ज्ञ तक जाएगा। यानी कि अगर इतिहास लिखा जाएगा वर्णानुक्रम पद्धति से तो कबीर, केशवदास और केदारनाथ सिंह सब एक ही जगह मिलेंगे, जो कि अगर वैज्ञानिक तरीके से देखा जाए तो संभव नहीं है। ठीक है, तो बाद में ये पद्धति फेल हो गई, लेकिन ये देखने की ज़रूरत है कि इस पद्धति में कौन कौन से इतिहासकार शामिल हैं। तो पहला नाम जो आता है वो तासी का है, गारसा दत्त तासी, इनका नाम शामिल है। और दूसरा है शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर ये दोनों इतिहासकार वर्णानुक्रम पद्धति पर के अनुसार इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तो जैसे ही परीक्षा में पूछा जाएगा आप तुरंत धड़ाक से बताएंगे। और ये देखने की ज़रूरत है कि तासी ने कुल 738 कवियों को अपने इतिहास में शामिल किया, जिसमें से सिर्फ 72 कवि हिंदी के थे। ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि गारसा दत्त तासी फ्रेंच के विद्वान तो थे, लेकिन ये उर्दू के भी अच्छे जानकार थे। तो ज़्यादातर अपने इतिहास में इन्होंने उर्दू के कवियों को शामिल किया है। मात्र 72 हिंदी के कवि हैं। तो कई बार ये सवाल बन सकता है। जबकि शिव सिंह सेंगर ने कुल 1000 कवियों को अपने इतिहास में स्थान दिया हुआ है। आगे चलकर जब ये पद्धति फेल हुई तो दूसरी पद्धति आई, जिसका नाम है कालानुक्रम पद्धति। कालानुक्रम पद्धति। अब ये कालानुक्रम पद्धति इस शब्द में इसका अर्थ छिपा हुआ है कि जो किसी भी कवि के जन्म या काल को आधार बनाकर लिखी गई हो। तो इसमें जो इतिहासकार आते हैं उनमें सबसे पहला नाम है ग्रियर्सन का। आपको पता होगा कि ग्रियर्सन ने ही सर्वप्रथम काल विभाजन किया था। हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन करने का श्रेय सर्वप्रथम ग्रियर्सन को दिया जाता है, और ये सवाल लगभग सभी परीक्षाओं में आता है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ग्रियर्सन के साथ मिश्र बंधु, ये दोनों इतिहासकारों ने काल विभाजन को ध्यान में रखकर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। जहां शिव सिंह सेंगर ने 1000 कवियों को शामिल किया था, वहीं मिश्र बंधुओं ने 5000 कवियों को शामिल किया था। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। आप देख लीजिए कि एक विदेशी वर्णानुक्रम में भी है और यहाँ पर कालानुक्रम में ग्रियर्सन भी हैं। और शिव सिंह सेंगर ने 1000 लोगों को रखा और मिश्र बंधुओं ने 5000 को रखा। खास तौर से कई बार सवाल पूछा जाता है कि इन मिश्र बंधुओं का नाम क्या है। तो आप याद रख सकते हैं GWS, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी और श्याम बिहारी। ठीक है, और कई बार परीक्षा में दिग्भ्रमित करने के लिए कृष्ण बिहारी का नाम भी आ जाता है। तो कृष्ण बिहारी जो कि बाद के आलोचक रहे हैं, वो मिश्र बंधुओं में नहीं शामिल हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। फिर तीसरी पद्धति जो है वो है विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति की चर्चा सर्वप्रथम फ्रेंच विद्वान मादाम तेन ने किया था। उन्होंने इसे 3 बिंदुओं में देखकर अध्ययन करने की कोशिश की थी। पहला था जाति, दूसरा वातावरण, तीसरा क्षण। यहाँ पर जो जाति शब्द है वो एक राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग किए जाने नेशन के अर्थ में प्रयोग की गई है, जाति कास्ट के रूप में नहीं है। वातावरण और क्षण, इसको आधार बनाकर हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मादाम तेन का नाम याद रखिए, क्योंकि कई बार सवाल पूछा जाता है कि विधेयवादी पद्धति के जनक किसे माना जाता है। तो मादाम तेन का, ये फ्रेंच के रहने वाले थे और इन्होंने 3 जो बिंदुओं को दिया था उसमें है जाति, वातावरण और क्षण। ये भी कई बार सवाल पूछा जाता है कि विधेयवादी पद्धति में किन बिंदुओं पर ज़्यादातर विचार किया जाता है। इसको अपनाने वाले जो इतिहासकार रहे हैं उसमें सबसे पहले नाम आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इन्होंने विधेयवादी पद्धति को अपनाकर पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास पर 4 वीडियो लेक्चर भी तैयार किया है। आप उसे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। जिन्होंने देख लिया है अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं देखा है वो ज़रूर इसको देखें, ताकि उनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास दृष्टि पर जानकारी मिले उनको। ठीक है, और इसके बाद आगे जो उन्होंने लिखा उसमें है रामस्वरूप चतुर्वेदी का नाम आता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह, इन इतिहासकारों का नाम विधेयवादी पद्धति के अंतर्गत आता है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इतिहास दृष्टि है वो वैज्ञानिक होगी, लेकिन क्या है, विधेयवादी है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। चौथी जो पद्धति है उसमें है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति ये भी नाम से ही
अर्थ इसका बोध हो रहा है कि ऐसी पद्धति जो सुव्यवस्थित ढंग से अध्ययन करने के लिए प्रयुक्त की गई हो तो उसे वैज्ञानिक पद्धति कहा जाएगा। इसमें एक इतिहास का नाम ही आता है जिसका नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त का। ये भी कई बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, इसलिए इसको लिख लीजिए। गणपति चंद्र गुप्त इसके अंतर्गत आते हैं, जिनकी पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ठीक है, तो मुख्य रूप से हम देखते हैं कि जो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ रही हैं, इन्हीं 4 पद्धतियों के आधार पर इतिहास लिखे गए हैं और इन्हीं से प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में। तो इसको आप नोट कर लीजिए, चाहे तो शॉर्ट स्क्रीन भी कर सकते हैं। अब देखते हैं कि लेखन की परंपरा, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो भक्ति काल से थोड़ा थोड़ा झलकने लगती है। जैसे कि 252 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता जो कि गोकुलनाथ द्वारा लिखी गई है। जितने भी कृष्ण भक्ति काव्य शाखा के कवि रहे हैं उनकी जीवनी उसमें दिया गया है, जो कि एक इतिहास की तरफ भी संकेत करती है। इसके अलावा नाभादास द्वारा लिखा गया भक्तमाल, ये जो 3 रचनाएँ हैं ये इतिहास में थोड़ा थोड़ा इनका एक तरीके से झलक दिखलाई पड़ती है। लेकिन विधिवत तरीके से अगर लेखन की शुरुआत हुई थी तो वो 19वीं शताब्दी में हुई, मतलब कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हो चुकी है 1800 में। और 1839 ईस्वी में सर्वप्रथम जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गारसद तासी ने लिखा, इस्तवार दलाल लिलिउत्तर ऐंदुई हिंदुस्तानी। इसको याद कर लीजिए, कई बार इंटरव्यू में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि तासी के इतिहास का नाम बताइए। तो आप जब एग्जाम देने जाते हैं तो उसको पढ़ लेते हैं कि आएगा और अक्षर को देख कर ही आप टिक लगा देते हैं, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो कई बार दिक्कत हो जाती है, इसलिए इसको आप ध्यान में रखिए। तो 1839 से इतिहास लेखन की शुरुआत होती है और ये 2003 तक चलती है। 2003 मतलब सुमन राजे ने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा। सबसे पहले कोई महिला है जिन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन करने की कोशिश की, और अब तक इनके पहले जितने भी इतिहास लिखे गए थे सारे पुरुष इतिहासकारों द्वारा लिखे गए थे। ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे कि सामान्य रूप से कई लोगों ने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से ही लिखा हुआ है, लेकिन जो टर्निंग पॉइंट्स हैं इतिहास का जो डिफरेंट नाम है उनको याद रखने की ज़रूरत है। तो तासी के इतिहास का नाम याद रखना ज़रूरी है। फिर शिव सिंह सेंगर का तो मिलता जुलता है, और फिर ग्रियर्सन का इतिहास आता है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, तो उसको आप ध्यान में रखिए। फिर मिश्र बंधुओं का इतिहास आता है तो उसमें भी उनका नाम ही है, तो आप उसको हल कर लेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ये रामकुमार वर्मा ने लिखा है, तो इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है, रामकुमार वर्मा। इन्होंने मुख्य रूप से आदिकाल और भक्तिकाल ही अपने इतिहास में चर्चा किया इसका, इसके बाद ये नहीं लिख पाए। और इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण काम किया कि भक्तिकाल में जो संत काव्य हैं उसमें ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, संत काव्य इन्होंने नाम दिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, अपने दिमाग में बैठा सकते हैं कि ये रामकुमार वर्मा ने कहा था। इसके पहले सन 1873 में महेश दत्त शुक्ल ने एक किताब लिखा जिसका नाम है भाषा काव्य संग्रह। देखने से ये लगता है कि भाषा की किताब होगी, लेकिन ये भी हिंदी साहित्य का इतिहास है, तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त, हिंदी साहित्य के संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये किताब का नाम है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह का, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी का। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप किताबों को पढ़िए तो थोड़ा सा जो डिफरेंट नाम आए उनको ध्यान में रखने की ज़रूरत कीजिए। और एक चीज़ ध्यान में रखने की बात ये भी है कि जो डॉक्टर नगेंद्र की हिंदी साहित्य का इतिहास है वो संपादित किताब है। कई बार ये भी एग्जाम में आता है कि क्या ये मतलब किसी व्यक्ति द्वारा लिखी गई है, नहीं, वो एक संपादित किताब है, उसमें अलग अलग लोगों ने लेख लिखा हुआ है और उसको एक जगह इकट्ठा कर लिया गया है। इसी तरीके से हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास है जो कि 16 कालखंडों में विभाजित है, और उसमें भी अलग अलग इकाइयों के अलग अलग संपादक हैं, कुल 16 कालखंड है, तो इससे भी सवाल पूछा जाता है। तो मोटे तौर पर आप गारसद तासी से लेकर सुमन राजे तक के इतिहास को अपने दिमाग में रखिए, उसके प्रकाशन को भी ध्यान में रखिए, वो कितने कालखंडों में बटा है, कई इतिहास बीच में कई कालखंडों में है, तो उसको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि काल विभाजन और नामकरण। जब इतिहास लिखा जा रहा था तो उसके काल विभाजन पर सर्वप्रथम ग्रियर्सन ने काम किया था, जैसा कि मैंने बताया था, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। इसके बाद मिश्र बंधुओं ने इस चीज़ को अपनाया और उन्होंने लिखा। फिर आगे चलकर
रामचंद्र शुक्ल ने भी इसको अपनाया और रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा कि अब तक जितने भी हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे गए थे वो सब वृत्त संग्रह थे, वो इतिहास की किताबों के अंतर्गत नहीं आएंगे। फिर भी इन्होंने मिस्र बंधुओं के किताबों को आधार बनाया और जितने भी इतिहास में चीज़ों को लिखा है इन्होंने स्वीकार भी किया है कि रीतिकाल से संबंधित जो भी तथ्य लिया गया वो मिस्र बंधुओं की किताब से लिया गया। तो ये भी दिमाग में रखने की ज़रूरत है, कई बार परीक्षा में पूछ दिया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुल 900 वर्षों के इतिहास को अपने बुक में जगह दिया हुआ है। ये भी सवाल कई बार पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो इन्होंने वैज्ञानिक तरीके से काल विभाजन किया, 4 काल खंडों में बांटा। ठीक है, इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, फिर पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल कहा था। और उसका जो विभाजन किया संवत में किया है उसको आप ईस्वी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, संवत में से 57 घटाने के बाद तो ईस्वी में आ जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। आगे चलकर गणपति चंद्र गुप्त ने अपने हिसाब से विभाजन किया, डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपने हिसाब से काल विभाजन किया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य के काल विभाजन को लेकर अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग ढंग से उसका काल विभाजन किया है, लेकिन खासतौर से परीक्षा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन से ही ज़्यादातर सवाल आता है। फिर बात आती है नामकरण को लेकर। नामकरण की जब बात करते हैं तो मुख्य रूप से इन चारों कालखंडों में सबसे ज़्यादा आदिकाल और रीतिकाल, इन्हीं दोनों कालखंडों के नामकरण को लेकर काफ़ी विवाद रहा है। तो उसमें कई विद्वानों के द्वारा दिए गए नाम तो याद रहते हैं, लेकिन कुछ में कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे कि ध्यान देने वाली बात यह है कि चारण काल 2 लोगों ने नाम दिया है, एक नाम दिया है ग्रियर्सन ने और दूसरा नाम दिया है राम कुमार वर्मा ने। तो इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और बाकियों का नाम वीरगाथा काल, आदिकाल, बीजवपन काल, अपभ्रंश काल, ठीक है, प्रारंभिक काल, ये किसने दिया है तो ये आप आराम से हल कर सकते हैं। सिद्ध सामंत काल राहुल साकृत्यायन द्वारा दिया गया था, तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। खासतौर से जो राम कुमार वर्मा हैं उन्होंने इसे संधिकाल एवं चारण काल दोनों नाम दिया हुआ है। तो कई बार एग्जाम में आ जाता है कि चारण काल किसने कहा था, तो अगर ग्रियर्सन ऑप्शन में नहीं है तो उसका सही आंसर होगा राम कुमार वर्मा। तो यही चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत थी। तो मुझे उम्मीद है कि अब तक साहित्य इतिहास दर्शन, साहित्य इतिहास की पद्धतियाँ, साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा और काल विभाजन तथा नामकरण आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे नोट भी कर लिए होंगे और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे कि आदिकाल की साहित्यिक विशेषताएँ क्या हैं और उनकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या हैं। तो इसको हम देख लेते हैं और कहाँ से इसमें सवाल आता है उसको भी देखने की ज़रूरत है। तो आप लगातार बने रहिए और कमेंट्स कर ज़रूर बताइए कि आज का ये लेक्चर आपको कैसा लग रहा है, आगे और किस तरीके से टॉपिक्स को तैयार करके लाया जाए ताकि आगामी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो आपके लिए ज़्यादातर लाभप्रद साबित हों। अगर हम आदिकाल की साहित्यिक विशेषताओं और प्रवृत्तियों की बात करते हैं तो मुख्य रूप से 2 चीज़ें सामने उभर कर आती हैं। पहला तो आदिकाल का अध्ययन हम भाषा की दृष्टि से भी करते हैं, क्योंकि प्राकृत के अंतिम अपभ्रंश अवस्था से धीरे धीरे हिंदी का उद्भव होना शुरू हो गया था और रचनाएं आना शुरू हो गई थी। तो हम इसमें अपभ्रंश और देश भाषा काव्य दोनों को ध्यान में रखते हैं। तो उसको देखना पड़ता है कि अपभ्रंश और देश भाषा काव्य, जब आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब पढ़ेंगे तो इसमें इन दोनों का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो अपभ्रंश में उन्होंने 4 रचनाओं का नाम लिया है। अगर ये रचनाएं आपको याद नहीं हो रही हों, जिसमें कि उनका नाम है विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्तिपताका, तो आप इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि विजय की, हमीर की। ठीक है, तो विजय की मतलब विजयपाल रासो, विजय की, हमीर की, तो चीज़ें थोड़ा दिमाग में जल्दी से बैठ जाती हैं। यहाँ पर की और की का मतलब है कीर्तिलता, कीर्तिपताका, ये दोनों जो रचनाएं हैं वो विद्यापति द्वारा लिखी गई हैं। देश भाषा काव्य में कुल 8 रचनाओं को शामिल किया गया है। उसमें विद्यापति की एक रचना और भी है, पदावली। तो देखा जाए विद्यापति आदिकाल के ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाओं को अपभ्रंश और देश भाषा काव्य दोनों में शामिल किया गया है। कई बार सवाल पूछा भी जाता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ हम देखें साहित्य के दृष्टिकोण से, तो उसमें कई प्रवृत्तियाँ उभर कर सामने आती हैं, कई विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं जिन पर थोड़ा सा ठहर कर देखने की ज़रूरत है। तो उम्मीद है कि अब तक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम देखते हैं साहित्य आदिकाल की साहित्यिक विशेषताओं के बारे में। अब तक का जो हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल कालखंड ही ऐसा है थोड़ा सा जो उलझाऊ प्रतीत होता है। इसलिए जब हम जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास पर जो वीडियो लेक्चर मैंने तैयार किया है उसको आप देखेंगे तो थोड़ी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं कि
कौन कौन सी इसमें साहित्यिक विशेषताएं आती हैं। पहले हम बात करेंगे जैन साहित्य पर। जैन साहित्य का थोड़ा सा इसमें विस्तार है। इसमें कुल मिलाकर 3 रूप उभर कर सामने आते हैं। पहला तो है जितने भी कवि हैं वो अपभ्रंश में कविताएं लिखा करते थे, जिसमें के नाम है स्वयंभू, पुष्पदंत, शालिभद्र सूरि। ठीक है। और इन जैन कवियों में ही प्रथम कवि कौन है, इसको लेकर अनेक आलोचकों में विवाद है। कोई स्वयंभू को मानता है, कोई पुष्पदंत को मानता है, कोई शालिभद्र सूरि को मानता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि ये एक तो जैन कवि हैं, दूसरे हिंदी में प्रथम कवि के दौड़ में शामिल भी हैं। तो जब इतिहास पढ़िए आप तो ध्यान में रखिए कि स्वयंभू को किसने पहला माना है, पुष्पदंत को किसने पहला माना है और शालिभद्र सूरि को किसने माना है। यही तीनों दौड़ में शामिल हैं। बाकी दूसरा जो है ये है रास परंपरा। ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में जब आदिकाल पढ़ेंगे तो उसमें रासो काव्य परंपरा की तो बात की जाती है, लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा है रास काव्य परंपरा, जो कि जैन साहित्य परंपरा के अंतर्गत आता है। इसमें जिनदत्त सूरि, स्थूलिभद्र सूरि, ठीक है, राजशेखर सूरि, धर्म सूरि, ये सूरि कर बहुत सारे कवि हैं जिन्होंने की रचनाएँ किया है, जिसमें कि चंदलबारा रास, उपदेश रसायन, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ रास करके रचनाएं आती हैं जिनको कि जैन साहित्य में स्थान मिला हुआ है। इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। इसके अलावा फागु काव्य से संबंधित बहुत सारी रचनाएं जैन साहित्य के अंतर्गत मिलती हैं। तो इन तीनों प्रवृत्तियों को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है जो कि जैन साहित्य के अंतर्गत आती हैं। अब हम देखते हैं दूसरा जो साहित्य है वो आता है सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर टाइप के प्रवृत्तियाँ हैं। खासतौर से हम देखें सिद्ध साहित्य के अंतर्गत इसमें कुल 84 सिद्धों की बात कही गई है। ठीक है, 84 सिद्धों की बात कही गई है, जिसका जिक्र वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर की एक रचना है उसमें इनका जिक्र मिलता है। इन 84 में कुल 4 कवि ही ज़्यादा फेमस हैं जिनसे कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल आते हैं। पहला नाम है सरहप्पा, इनको कई बार हिंदी का प्रथम कवि भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा नाम है शबरपा, तीसरा नाम है लुइपा और चौथा नाम है कड़प्पा। इन्हीं से ज़्यादातर सवाल आते हैं। सरहप्पा जिन्होंने दोहा कोश की रचना की थी, तो इससे ये पता चलता है कि दोहा शैली में इन्होंने दोहा छंद में रचना की, चौपाई में भी इन्होंने रचना की, तो कई बार इनको इसका प्रवर्तक माना जाता है। शबरपा ने चर्यापद नाम से एक रचना की, तो इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। लुइपा को माना जाता है कि जो सिद्ध कवि थे सिद्ध साहित्य के अंतर्गत, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, ये सवाल इनसे आता है। और कड़प्पा जो है, कड़प्पा को पांडित्य और कवित्व का बेजोड़ रूप माना हुआ है राहुल साकृत्यायन ने। तो यही 84 में से 4 ऐसे सिद्ध कवि हैं जिनसे कि परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए जब भी इनका नाम आए तो इनसे संबंधित जितनी भी जानकारी है उसे आप गंभीरता से देखने की कोशिश करिए। ठीक है, सिद्ध साहित्य में एक चीज़ देखने में ये भी आता है कि इसमें गुरु शिष्य परंपरा का भी प्रचलन है, जिसका कि आगे चलकर प्रभाव हम भक्ति काल में देखते हैं, वहाँ भी गुरु शिष्य परंपरा का प्रचलन है। इनकी अगर प्रमुख प्रवृत्तियों की बात करें तो इन्होंने चमत्कार प्रदर्शन पर ज़्यादा जोर दिया हुआ है, तंत्र मंत्र की साधना पर ज़्यादा इन्होंने फोकस किया है। इनको वाम मार्गी भी कहा जाता है, इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य को सांप्रदायिक रचनाएं मानकर इनको साहित्य से ही अलग करने की बात कही है। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये सिद्ध साहित्य को कहा जाता है वज्रयान शाखा से इनका विकास हुआ है, जो कि बौद्ध धर्म की एक शाखा रही है उससे। इसी से अलग होते हुए नाथ साहित्य का जन्म होता है। इसमें कुल संख्या कितनी है? 9 है, 9 नाथों की संख्या है। लेकिन हम देखें तो इसमें भी कुछ ही नाथ हैं जिनसे कि ज़्यादातर सवाल परीक्षाओं में पूछा जाता है। पहला है मत्स्येंद्रनाथ, दूसरा गोरखनाथ, तीसरा चौरंगीनाथ को पूरन भगत भी कहा जाता है, इनका दूसरा नाम है, तो ये भी ध्यान में रखना चाहिए। और चौथा है नागार्जुन, जिन्हें रसायनी कहा जाता है। इससे सवाल पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो इनको आप ध्यान में रखिए। मत्स्येंद्रनाथ जो कि गोरखनाथ के गुरु थे, तो ये और फिर गोरखनाथ जिन्होंने कि नाथ संप्रदाय का प्रवर्तन किया, हठयोग दर्शन को इन्होंने आगे बढ़ाया। हठयोग
में दो शब्द से बना हुआ है। ह का मतलब सूर्य और ठ का मतलब चंद्र। इन दोनों के योग को हठयोग दर्शन कहा जाता है, जो कि पतंजलि के योग दर्शन से प्रभावित है। ठीक है, तो और फिर चौरंगी नाथ गोरखनाथ के शिष्य रहे हैं और नागार्जुन नाथ कवियों में से एक प्रमुख कवि हैं जिनसे कि ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि इस चीज़ को भी आप समझ गए होंगे। अगर नाथ कवियों की हम प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा करें तो इन्होंने गुरु महिमा पर विचार किया है, इंद्रिय निग्रह पर विचार किया है, प्राण साधना, वैराग्य, योग मार्ग, सबसे बड़ा इन्होंने नारी से दूरी बनाकर रखने की बात कही है, जिसका प्रभाव आगे चलकर कबीर इत्यादि पर भी दिखाई पड़ता है। एक बार मैं इंटरव्यू देने गया था तो मुझसे पूछा गया था कि कबीर पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका है, तो नाथ पंथियों का ज़्यादातर प्रभाव कबीर पर दिखाई पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जब भी परीक्षा में सवाल पूछा जाए तो आप आसानी से हल कर दें। तो सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य में आप कवियों को तो ध्यान में रखिए ही, उसके अलावा इस साहित्य की प्रवृत्तियों को भी ध्यान में रखिए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, या फिर नोट कर लिए होंगे तो अच्छी बात है। अब हम बात करेंगे रासो साहित्य पर, क्योंकि रासो साहित्य पर अगर हम बात नहीं करेंगे तो हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है वो कंप्लीट नहीं होगा, उसको भी देखने की ज़रूरत है। रासो साहित्य खास तौर से इसमें कुल 12 रासो ग्रंथों की चर्चा की है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और इन्हीं के आधार पर इसे वीर गाथा काल कहा था। लेकिन मुख्य रूप से हम देखते हैं कि 4-5 रासो ग्रंथों को ध्यान में रखने की ज़्यादातर ज़रूरत है, क्योंकि अगर इन पर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इनके अलावा अगर कहीं से भी सवाल आएगा तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। पहला है विशल देवरासो, विशल देवरासो। दूसरा है संदेश रासक। तीसरा है पृथ्वीराज रासो। चौथा है परमाल रासो। ये रासो ग्रंथों में फेमस हैं, और इसके अलावा रासो को लेकर, इसके शब्द की उत्पत्ति को लेकर भी विद्वानों में मतभेद रहा है, तो उस बिंदु को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं लौकिक साहित्य भी लिखा गया है, जिसमें खासतौर से राजस्थानी कवियों द्वारा ज़्यादा लिखा गया है, जिसमें कि ढोला मारूरा दूहा नाम से एक रचना है वो फेमस है। इसके अलावा वसंत विलास नाम की एक रचना है वो भी फेमस है, परीक्षाओं में इनसे सवाल पूछा जाता है। फिर हम देखते हैं कि आदिकाल में 2 महत्वपूर्ण कवि हैं, उनके चर्चा के बिना ये कालखंड कंप्लीट ही नहीं होगा, जिसमें कि अमीर खुसरो और विद्यापति का नाम सबसे पहले आता है। अमीर खुसरो को कहा जाता है कि इन्होंने खड़ी बोली की शुरुआत इन्हीं से मानी जाती है। इसके अलावा इन्होंने अवधि में भी कुछ कविताएं लिखना शुरू किया था, इसलिए अवधि का प्रथम कवि भी कहा जाता है इन्हें। इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण काम किए, जिसमें कि खालिक बारी नाम से शब्दकोश लिखा हुआ है, जो कि फारसी और हिंदी शब्दकोश के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इन्होंने मुकरियाँ, पहलियाँ से संबंधित कई पंक्तियाँ आज भी समाज में मौजूद हैं, जो कि अमीर खुसरो से ही प्रभावित दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, इसके अलावा विद्यापति का तो पहले ही मैंने 3 रचनाओं का जिक्र कर दिया था, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। और इन्होंने मैथिली में पदावली लिखकर अपना जो कवित्व का प्रभाव है उसको बताने का प्रयास किया कि विद्यापति नाम का भी कोई कवि है। तो इस तरीके से हम विद्यापति और अमीर खुसरो को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इनसे भी कई बार सवाल पूछे जाते हैं। अमीर खुसरो भी दरबार में रहा करते थे, और विद्यापति भी अनेक दरबारी कवियों, खासतौर से 2-3 जो हैं शिव सिंह और कीर्ति सिंह, इन दोनों राजाओं के दरबार में थे, तो इनसे संबंधित इनकी कुछ रचनाएं हैं वो पूछी जाती हैं। इसके बाद इन्होंने इन कवियों से ज़्यादातर पंक्तियाँ पूछी जाती हैं, तो वो ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अगर हम आदिकाल की प्रवृत्तियों पर बातचीत करें तो जितनी भी रचनाएं मिलती हैं उनमें ऐतिहासिकता का अभाव दिखाई पड़ता है, प्रामाणिकता पर संदेह है, जैसा कि पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर सदियों से सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा छंदों की भी विविधता है, जिसमें कि चौपाई, दोहा, छप्पय इत्यादि छंद का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता था। कुंडलिया एक छंद है जिसका कि सर्वप्रथम प्रयोग सारंगधर ने किया था, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। जो छंद पढ़ा रहा था तो कुंडलिया में दोहा और रोला का मिश्रण होता है, आप छंद वाला भी वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। तो छंदों की भी विविधता रही है, कल्पना ज़्यादातर प्रयोग की गई है, और राष्ट्रीय संकुचितता रही है। इसमें जो राजा का क्षेत्र था वो उसी को ही देश माना जाता था। इसके अलावा डिंगल और पिंगल, ये 2 शैलियों का प्रयोग किया गया है। अब ये डिंगल क्या है? डिंगल मतलब जिसमें
अपभ्रंश के साथ राजस्थानी का मेल है, वो डिंगल कहलाता है। और पिंगल जिसमें कि अपभ्रंश के साथ ब्रज का प्रयोग है, वो पिंगल कहलाता है। ठीक है, तो डिंगल थोड़ा सा कठोर है और पिंगल इसमें कोमलता लिया हुआ है, क्योंकि इसमें अपभ्रंश के साथ ब्रज भाषा है और इसमें अपभ्रंश के साथ राजस्थानी का मेल है। तो ये इनसे भी कई बार सवाल पूछा जाता है, तो आप ध्यान में रखिए। तो उम्मीद है कि जब हम आदिकाल पढ़ेंगे तो इन ट्रिक्स के माध्यम से अच्छे से इसको तैयार कर सकते हैं। और जब आप दोबारा वस्तुनिष्ठ किताबों को पढ़ेंगे या फिर हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो इस लेक्चर का ज़रूर आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, आपको ज़रूर इसका दोबारा जब पढ़ेंगे तो आपका दिमाग भारी महसूस नहीं करेगा, तुरंत चीज़ें दिमाग में बैठना शुरू कर देंगी। तो उम्मीद है कि यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं अगले कालखंड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।